के जुमलों में नहीं आने वाली है और निश्चित तौर पर 2027 में इनको उखाड़ करके प्रदेश से बाहर करने जा रही है। क्या लगता है 2027 में आपको टिकट मिलेगा? आप विधानसभा जाने की तैयारी कर रहे हैं? जल्दी में ही आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात की, क्या टिकट को लेके ही बातचीत हुई? टिकट को लेकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कई बार बात हुई। मैं आपको बता रहा हूँ सबसे बड़ा जलालाबाद विधानसभा के अंदर आप अपना प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? समाजवादी की पार्टी की सरकार में जो कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठते थे, गुंडे या कई भी ऐसे, समाजवादी पार्टी ने कभी गुंडई नहीं करी जी। समाज में। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं द टसन टॉक। इस वक्त मैं मौजूद हूं शहीदों की धरती शाहजहांपुर और ब्लॉक मिर्जापुर में। साथियों, आज हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिक्षक सभा। साथियों, समाजवादी पार्टी के बहुत ही कद्दावर नेता जलालाबाद विधानसभा से श्री कमलेश यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि जलालाबाद विधानसभा से को लेकर अभी तक समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी है और कितनी कोशिशों के साथ अभी समाजवादी पार्टी यहाँ पे तैयारी कर रही है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके पूरे चैनल की टीम का, ब्रजेश जी। और जो जलालाबाद विधानसभा की जो आप बात कर रहे हैं तैयारी, या जलालाबाद विधानसभा पहले से ही समाजवादी पार्टी के लोगों की विधानसभा रही है और इससे कई बार लगातार समाजवादी पार्टी के विधायक रहे हैं। यहाँ इतिहास गवाह है इस बात का, आजादी से लेकर आज तक पहली बार 2022 के चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती है। अब तक समाजवादी पार्टी रही या बीएसपी के विधायक रहे, या फिर पुराने टाइम में जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी नहीं थी तो अदर पार्टियां जो थी उनके विधायक रहे, जो पार्टियां थी। समाजवादी पार्टी की जी जलालाबाद विधानसभा में भी क्या तैयारी है जिससे कि 2027 के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन हो सके? जलालाबाद विधानसभा में ही नहीं, समाजवादी पार्टी की पूरे प्रदेश में बहुत ही बड़े स्तर पर तैयारी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो नारा दिया है कि पीडीए ही इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटाएगा और पूरे प्रदेश में पीडीए के साथ हर वर्ग का व्यक्ति पीडीए में जुड़ रहा है और हर वर्ग के जात वर्ग के विशेष व्यक्ति को समाजवादी पार्टी उसका स्थान दे रही है और हर व्यक्ति को उसकी भागीदारी मिल रही है। अब यही कारण है, जब सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को हम लोग सत्ता से हटाने का काम करेंगे 2027 में। कई चीजों की कमियां रही जिस वजह से आपके 2022 में सीट नहीं निकल पाई, क्या वजह रही? कमियां हो जाती हैं, हम लोग सरकार में थे, सरकार से अपेक्षाएं ज्यादा होती हैं आदमी की। हमने सरकार में बहुत ज्यादा काम किया, फिर भी हो सकता जनता को और अपेक्षाएं रही हो, लेकिन जो 2022 से सरकार 2017 से सरकार बनी है, 2017 से लेकर 22 तक और 22 से लेकर 2027 तक लगातार 10 वर्ष के कार्यकाल में सरकार के बड़े नेता, सरकार में बैठे मंत्री, सरकार के कैबिनेट मंत्री या सरकार में बैठे माननीय मुख्यमंत्री जी अगर अपने 10 बड़े काम आपके चैनल पे बता दें तो हमें बताएं, किसी जनता को बता दें 10 बड़े काम। समाजवादी पार्टी के ऐसे क्या 10 बड़े काम है जो आप बता सकते हैं? समाजवादी पार्टी के 10 नहीं 20 बड़े काम है। समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले जो लोगों को चलने के लिए चाहिए सड़क, प्रदेश में देश का नंबर 1 एक्सप्रेस वे दिया, 303 किलोमीटर का लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे। समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में प्रतिभाओं को निखारने के लिए बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म दिया, इकाना स्टेडियम। उसकी देन है हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच है और उन्हीं की देन है जो इकाना स्टेडियम में आप देख रहे हैं देश के तमाम मैच हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने बहुत बड़ा प्रदेश को एक सुरक्षा को लेकर के जो व्यवस्था दी, डायल 100। समाजवादी पार्टी ने बहुत काम किया। समाजवादी पार्टी ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लखनऊ के अंदर मेदांता जैसी दिल्ली वाले हॉस्पिटल को लाकर के लखनऊ में लॉन्च किया। समाजवादी पार्टी ने एक बहुत बड़ा संग्रहालय बनाया JPNIC, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने आज तक बंद कर रखा है, सील कर दिया, बर्बाद कर दिया। जो JPNIC के अंदर अगर कभी आप जाएंगे तो देखेंगे जयप्रकाश जी से जुड़ी तमाम स्मृतियां लखनऊ के अंदर मौजूद हैं और उसके अंदर उसके टॉप फ्लोर पर हेलीकॉप्टर उतरने की व्यवस्था है। समाजवादी पार्टी ने कितने काम किए। समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विधवाओं के लिए, वृद्धों के लिए रानी लक्ष्मीबाई पेंशन के नाम से पेंशन चलाई।
भारतीय जनता पार्टी ने उसे क्या किया, बंद कर दिया। समाजवादी पार्टी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गरीब कन्याओं को विद्याधन योजना के तहत एक साइकिल और 30,000 रुपए देने का काम किया था। इंटर पास छात्रों को लैपटॉप देने का काम किया। कहाँ है भारतीय जनता पार्टी? एक टैब दे रही है, एक मोबाइल दे रही है, छोटा, वो भी चलता नहीं है, आप सब खुद देखते हो उसकी क्वालिटी क्या है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने HCL से उसको लैपटॉप दिलाया था जो आज तक लोगों के पास मौजूद है और चल रहा है। समाजवादी पार्टी प्रदेश में तमाम बड़े काम किए, HCL कंपनी लाए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। एक नहीं सैकड़ों ऐसे बड़े काम है, 108 एम्बुलेंस चलाई, किसकी देन है? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लाए। अगर समाजवादी पार्टी ने 2012 की सरकार बनने के बाद 2017 तक इतने काम आपने जो गिनाए हैं किए है, लगातार 10 वर्ष से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में क्यों हार कर रहा है? देखिए, इसका कारण यह है, हमारे क्षेत्र की, हमारे प्रदेश की भोली भाली जनता को धर्म के नाम पर और मजहब के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर बहका करके भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तरीके के प्रलोभन दे करके और एक आपका ये 5 किलो राशन दे करके, ऐसे तमाम प्रलोभन दे करके जनता को, और हिंदू मुस्लिम मेन मुद्दा जो रहा उनका मोटिवेशन करने का, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद को लेकर के लोगों को जो है गुमराह किया। अब गुमराह करके सत्ता में आए। अब जनता समझ गई है कि इससे हमारा काम चलने वाला नहीं है, हमारा काम विकास से चलेगा। हमारे बच्चों को जब नौकरियां मिलेंगी तभी हमारा भला होगा, हमारे लोगों का जब रोजी रोजगार का काम मिलेगा तब भी भला होगा। जनता अच्छी तरीके से जान गई है, अब जुमलेबाजों के जुमलों में नहीं आने वाली है और निश्चित तौर पर 2027 में इनको उखाड़ करके प्रदेश से बाहर करने जा रही है। क्या लगता है 2027 में आपको टिकट मिलेगा? आप विधानसभा जाने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, हमारा टिकट, हम 2022 में भी टिकट मांगे थे विक्रम जी। हमें 2022 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने टिकट नहीं दिया। हमने 2022 के, हमारा परिवार समाजवादी रहा है, हमारा परिवार समाजवादी रहा, हमारे परिवार में सभी लोग समाजवादी, हमारे पिताजी ने समाजवादी में, जब से समाजवादी की स्थापना हुई तब से काम किया। उसके बाद से हम जब सक्षम हुए तो हम समाजवादी में काम कर रहे हैं। हमें अभी जल्दी में ही आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात की, क्या टिकट को लेके ही बातचीत हुई? टिकट को लेकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कई बार बात हुई। मैं आपको बता रहा हूँ, 2022 में भी हमने आवेदन किया, हमें टिकट नहीं मिला। टिकट सेकेंडरी है, हमारा मेन उद्देश्य है किसी भी तरीके से हमें टिकट मिले तब, ना मिले तब 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाना। टिकट मिलेगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भरोसा जताएंगे, टिकट देंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पर, अपने क्षेत्र के लोगों के प्यार और उनके आशीर्वाद की बदौलत समाजवादी पार्टी की ये विधानसभा थी, पुनः इस पर हमारी जो है जीत काबिज होगी, कोई रोक नहीं सकता। अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो ऐसे इस विधानसभा के अंदर ऐसे क्या काम नहीं हुए जिनको लेके आप उसमें बदलाव करेंगे और जनता से क्या अपील करेंगे? हम आपके साथ यहाँ पे ये बदलाव करेंगे विधानसभा और जलालाबाद में। हमारी विधानसभा में अब तक जो विधायक बने, ये हमारे कलान और मिर्जापुर की जनता का दुर्भाग्य है कि जो बहुत पहले के टाइम पे जलालाबाद विधानसभा में कलान और मिर्जापुर और कलान के लोग विधायक रहे, और जब से ये जो तमाम योजनाएं आई, बड़े स्तर पर पैसा आया, विकास का बजट आया, उस समय से हमारी विधानसभा का ये दुर्भाग्य है, जलालाबाद विधानसभा का, कि उसमें जो विधायक बने वो या तो जलालाबाद की तरफ बने या फिर बाहर के बने जी। तो अब वो मेन समस्या है कलान मिर्जापुर। इस विधानसभा का जो 80% भाग है वो कलान और मिर्जापुर 2 ब्लॉकों में है, और यहाँ जो सबसे प्रमुख समस्या है वो समस्या है अभी हाल में आई बाढ़। हर वर्ष आती है बाढ़, भयंकर बाढ़ आती है। गंगा और रामगंगा में जब दोनों में पानी छोड़ा जाता है तो भयंकर तबाही आती है, और तबाही के कारण किसान की हजारों बीघा खड़ी फसल बर्बाद हो जाती है। उसका सीधा सीधा उपचार और इलाज कह सकते हैं यह है कि गंगा में जो बांध है, वो बांध बना है आपका खमरिया तक जी, वो वहां से बांध आगे बढ़ा करके अब खमरिया से लाते हुए 2.5 घाट पार जब निकल जाएगा तो गंगा से बाढ़ आना रुक जाएगा। और जो रामगंगा में बाढ़ है वो इसलिए आती कि वहां बांध ही नहीं बना है। 1-2 बार वहां काम हुआ, कीलापुर में काम हुआ, कुड़रिया में काम हुआ, थोड़ा बहुत काम हुआ, कभी ट्यूब लग गए, कभी बैचिंग लग गई, कभी बोरी लग गई। वहां भी अगर कुड़रिया से पीछे आपके बदायूं से शुरुआत होती है, वहां से लेकर के और हम बीघापुर से टोली तक रामगंगा का बांध बनवा लेंगे
तो निश्चित तौर पर हमारा कलान मिर्जापुर क्षेत्र इस भयंकर बाढ़ से बच जाएगा। और सबसे प्रमुख समस्या यही है, जब आदमी की फसल बर्बाद हो जाएगी, किसान आदमी के पास बचेगा क्या? सबसे प्रमुख समस्या ये है। शिक्षा के लिए यहाँ तमाम कॉलेज अब हो गए, लेकिन आज भी कोई कन्या डिग्री कॉलेज नहीं है। आप शिक्षक सभा से राष्ट्रीय लेवल के नेता भी हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में आपने अभी तक यहाँ पे क्या बदलाव किया अपनी कोशिश के तौर पे? शिक्षा के क्षेत्र में हमारे परिवार ने कलान मिर्जापुर जलालाबाद में बहुत बड़ा काम किया है। हमारे पिताजी ने इस विधानसभा के अंदर 8 इंटर कॉलेज बनाए हैं, डिग्री कॉलेज बनाया है, लॉ कॉलेज बनाया है, फार्मेसी कॉलेज बनाया है, और हम लोगों ने भी उसमें काम किया है। उसके बाद अभी हमने जल्दी में यहाँ चिकित्सा को लेकर के एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज बनाया अपने पिताजी के नाम। शिक्षा की समस्या यहाँ बहुत बड़ी थी। पहले यहाँ के लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए जलालाबाद या फिर शाहजहांपुर या बदायूं या फर्रुखाबाद जाते थे। इससे पहले बीच में कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी। फिर इंटर कॉलेज यहाँ खुले, तब इंटर तक की शिक्षा मुहैया हो गई, फिर डिग्री की दिक्कत होती थी। तो यहाँ की जो लड़कियां थी, प्रमुख रूप से जो दिक्कत आती थी मैं बताऊंगा आपको, हाई स्कूल इंटर लोग कराना मुश्किल हो जाता था, और हाई स्कूल इंटर पास लड़कियों की शादी आप समझते हैं बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार में होती थी। तो वो बहुत सबसे बड़ी दिक्कत थी हमारे क्षेत्र की जनता को। हम लोगों ने डिग्री कॉलेज बनाए। आज यहाँ की जो लड़कियां हैं, जो कन्याएं हैं, वो यहाँ से बीए कर रही हैं, बीएससी कर रही हैं, एमए कर रही हैं, एमएससी कर रही हैं, अब मतलब पोस्ट ग्रेजुएट हो रहे हैं, बीएड कर रहे हैं। तो उनकी शादियां भी अच्छे परिवारों में हो रही हैं, पढ़े लिखे परिवारों में हो रही हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये थी। अब चिकित्सा की बहुत बड़ी दिक्कत थी यहाँ। अगर यहाँ कोई आदमी बीमार हो जाता था तो सीधा शाहजहांपुर या फिर बदायूं या फर्रुखाबाद, बीच में उसको कोई उपचार नहीं था। उसके लिए हमने इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज बनाया। अब आदमी को बहुत ही क्रिटिकल स्थिति में बाहर जाना पड़ता है, अन्यथा की स्थिति में चाहे जितने ऑपरेशन हो, चाहे जितनी जैसे डिलीवरी से संबंधित समस्या आप होता है, बहुत छोटी समस्या है, नॉर्मल डिलीवरी का नॉर्मल प्रसव हमारे सीएससी पीएससी हो जाता था। अगर एलएसीए से ऑपरेशन की बात आती थी तो बेचारा आदमी फर्रुखाबाद जाए या शाहजहांपुर जाए। शाहजहांपुर जा नहीं सकता, गोलाघाट पुल तो खैर अभी बंद हुआ, लेकिन फिर भी मैक्सिमम टाइम 1-1.5 घंटे लगता था। उस स्थिति में क्या होता था, या तो बच्चा अंदर एक्सपायर हो जाता था, या बहुत ज्यादा प्रसव पीड़ा हुई और बहुत ज्यादा अगर स्थिति खराब हुई, ब्लीडिंग हो गई, तो उस समय पेशेंट भी खत्म हो जाता था। बहुत मौतें होती थी तमाम। अगर किसी ने गलती से कोई हैंगिंग कर ली, पॉइजन खा लिया, वो लोग भी अपने असमय मौत के उसमें चले जाते थे। उन्हें बचाने के यहाँ कोई उपचार नहीं होता था। हमारे यहाँ बहुत बड़ी व्यवस्था है। हमने सब व्यवस्था यहाँ की, क्षेत्र के तमाम लोगों को, प्रसव पीड़ा से पीड़ित महिला को, या अगर किसी बच्चे ने या किसी नवयुवक ने या किसी ने भी गलती से कोई गलत कदम उठा लिया तो उसको बचाने के लिए तुरंत उपचार मिलता है। तो अब चिकित्सा की भी दिक्कत नहीं रही और शिक्षा की दिक्कत नहीं रही। लेकिन अभी एक डिग्री कॉलेज, कन्या डिग्री कॉलेज अगर खुल जाए सेपरेट कलान मिर्जापुर के बीच में सरकारी हो, जो आपके तहसील के ठीक सामने एक राजकीय डिग्री कॉलेज है, शायद तहसील से ठीक पहले मैं आपको उसके बारे में बताऊं। आपने बहुत सही सवाल किया, उसकी अभी चर्चाएं भी बहुत चल रही हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है हमारे मेडिकल कॉलेज के ठीक सामने है। वर्ष 2007 में बसपा के बिल्डिंग बनी खड़ी है, हाँ मैं बता रहा हूँ, बसपा सरकार में स्वीकृत हुआ था, बन गया। इसमें जो इसकी मानक के जो होने चाहिए थे, उस मानक के अनुरूप इसमें शायद काम नहीं हुआ। उसकी जांच हुई, जांच में ये गलत पाया गया और इनके जो ठेकेदार थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। नहीं, बसपा के बाद सरकार तो आपकी आई थी, तो उस सरकार में बना तो नहीं, उस सरकार में नहीं बना, ये बीजेपी में बना, बसपा सरकार में बना। फिर उसके बसपा सरकार के बाद हम बता रहे हैं आपको, उसमें जब जांच हुई तो जांच के बाद इसमें ठेकेदारों के खिलाफ जब एफआईआर हो गई, तो मामला जो है, एफआईआर जब किसी के खिलाफ हो जाती है, केस दर्ज हो जाता है, तो वो बात ये हो जाती है कि अब इस पर कार्रवाई होगी, सरकार कार्रवाई करेगी। मुकदमा दर्ज हो गया, फाइल पेंडिंग चली गई और ये हो गया कि अब ये बिल्डिंग चलने योग्य नहीं है, इससे रिकवरी की जाएगी। लोगों 15 वर्ष हो गए, अभी तो कुछ पे कुछ हुआ नहीं। रिकवरी की कार्रवाई होते होते हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार चली गई, रिकवरी का मामला वहीं रुक गया। 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और हम लोगों ने कई बार प्रयास किया, लिख के भी दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ लिख के दिया। हमारे पास आज भी पत्र नहीं है, सब फेसबुक या व्हाट्सएप पे डालने वाली चीजें नहीं है, ठीक है। हमने उसको बहुत तमाम प्रयास किया, लिख के दिया। फिर उसका ये हुआ कि इसकी जांच होगी, जांच होती रही, आज तक उसकी जांच ही चल रही है, अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अब ये हो गया, उसका टेंडर हो गया, सरकार ने उसको प्राइवेटाइजेशन में टेंडर कर दिया और टेंडर एक व्यक्ति को मिला है,
वो इसमें अब ये काम करा रहा है, इसका हॉस्टल वगैरह बना रहा है। अब वो शायद उम्मीद है कि ये चल जाएगा। जलालाबाद विधानसभा के अंदर अगर आपको टिकट मिलता है, किसी और को टिकट मिलता है, सबसे बड़ा जलालाबाद विधानसभा के अंदर आप अपना प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? हमारे जलालाबाद विधानसभा में प्रतिनिधि पहले भी कभी नहीं था। हम आपको बताएं, आज की तारीख में जो जलालाबाद विधानसभा है वो पहले ही समाजवादियों की विधानसभा थी। जी। और उसका उदाहरण हम आपको बता रहे हैं। अभी वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी हैं, उसके बाद भी 19,500 से हम लोगों ने समाजवादी के जो प्रत्याशी थी सुश्री ज्योत्सना कश्यप जी, उनको जीत दिलाई है। भले ही वो अरुण सागर गए हैं, भले ही वो ऑल ओवर शाहजहांपुर से लोकसभा चुनाव 50,000 वोट से हारी हैं, लेकिन इस विधानसभा से 19,500 से चुनाव जीत के गई है 2024 में। तो यहाँ की जनता ने दिखा दिया कि हमसे एक गलती हो गई। यहाँ ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की 37 सीटें, वो तो ऑल ओवर उत्तर प्रदेश में 2024 में भी बदलाव दिखा जी, आप सबने देखा। और 2024 में ऑल ओवर में बदलाव दिखा, 2027 में पूरे प्रदेश में बदलाव हो जाएगा, ये तय है, जनता मन बना चुकी है। लेकिन हम अपनी विधानसभा, जो आपने हमारी विधानसभा की बात करी, हम उस विधानसभा की बात कर रहे हैं। 19,500 से हम लोगों ने यहाँ के समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी थी उनको जिताया, और भारतीय जनता पार्टी 19,500 से इस विधानसभा में अभी हारी 24 में, जबकि 22 में चुनाव हुआ, 22 में हम समाजवादी लोग हार गए। 2 वर्ष के अंदर ही जनता ने समझ लिया कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक यहाँ बने हैं वो यहाँ के क्षेत्र का भला नहीं चाहते हैं, काम नहीं कर रहे हैं। इसका परिणाम उन्होंने 2024 में जनता ने दिया। समाजवादी की पार्टी की सरकार में जो कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठते थे, गुंडे या कई सवाल उठा करते थे, क्या लगता है आने वाली सरकार में क्या कुछ बदलाव, या समाजवादी पार्टी 27 में अगर चुनाव जीती तो क्या लगता है कि उसमें कुछ बदलाव लगेगा? क्या पहले की तरह सरकार में जो गुंडागर्दी, लोग कहते हैं, मेरा मानना नहीं है, लोगों का मानना है कि गुंडागर्दी रहती थी, क्या अब भी ऐसा ही? समाजवादी पार्टी ने कभी गुंडाई नहीं करी जी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा गुंडों को ठिकाने लगाने का काम किया, उनको जो है कार्रवाई करने पर उन पर काम किया। अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या समाजवादी पार्टी की मंशा गुंडाई करने की होती तो डायल 100 नहीं लाते। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि डायल 100 जो व्यवस्था आई उसका आप उदाहरण देखिए। अगर पति अपनी पत्नी को प्रताड़ित कर रहा है और पत्नी के पास अगर मोबाइल है, बीजेपी ने उसका नाम बदल दिया, 112 कर दिया नाम। देखिए बात सुनिए, मैं अभी बता रहा हूँ, पहले आप समझ लीजिए। अगर पति अपनी पत्नी को प्रताड़ित कर रहा है और उसके पास मोबाइल है, अगर वो अंदर से डायल 100 डायल करती है, पुलिस उसके दरवाजे पहुंचेगी, और जब तक पत्नी लिखित समझौता नहीं देती है तब तक पति कार्रवाई से नहीं बचेगा। ये व्यवस्था किसने दी थी? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दी थी। एक गरीब मजदूर किस्म का आदमी भी अगर किसी जमींदार के द्वारा प्रताड़ित किया जाता और वो डायल 100 लगा देता तो डायल 100 तभी जाती, चाहे वो कितना बड़ा आदमी होता, उसको बैठा के ले जाती, क्योंकि उसकी शिकायत हेडक्वार्टर लखनऊ में दर्ज हो जाती थी। तो इसलिए समाजवादी पार्टियों की कभी मंशा ही नहीं रही, केवल बदनाम किया। जो मीडिया थी उसने तमाम तरीके से आरोप लगा करके आरोप चलाया था। 56 SDM 46, बताइए कहाँ यादव SDM? अब जांच हुई उसमें 12 निकले, आज तक जवाब नहीं दे पा रहे हैं उसका कोई। काहे आरोप लगा रहे थे फर्जी? समाजवादी पार्टी में ये भी आरोप लगता है कि परिवारवाद, तो परिवार जहाँ होगा वहां रहेगा, परिवार जिसके है ही नहीं उसका कहाँ से होगा? सही बात भाई, परिवार है तो रहेगा, उसमें कौन दिक्कत है? अब आप जो कह रहे थे जो आप बता रहे कि अभी डायल 100 की आप बात, सुरक्षा की बात कर रहे थे, आरोप लगाना अलग बात है, गुंडई तो अब हो रही है। हम आपको बता रहे हैं, समझिए आप कितनी बड़ी गुंडई हो रही है। तमाम घटनाएं हुई आज तक, तमाम विधायकों ने रैप किए, तमाम लोगों पे आरोप लगे, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। खुलेआम गुंडई चल रही, कहते पूरा प्रदेश गुंडई से त्रस्त है, और बस एक विशेष समुदाय को बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है, जो कि निहायत गलत है। अगर उस समुदाय का कोई व्यक्ति गलत है तो आप उस पर कार्रवाई करिए, ना कि एक व्यक्ति के लिए आप पूरे समुदाय या जात विशेष को परेशान करेंगे, ये बहुत ही गलत। अभी आप देखिए बरेली घटना जी, मैं बोलना नहीं चाह रहा, मैं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जिसने भी गलत किया, जिसने भी भीड़ इकट्ठी की, उसे आप उस पर आप भरपूर कार्रवाई कीजिए, उस पर आप भरपूर कार्रवाई कीजिए। लेकिन आम आवाम ने वहां भीड़ नहीं इकट्ठी की, आम आवाम अपना काम कर रही है। आम आवाम के आप घरों में इस तरीके से पुलिस के निकाल के पिटवा रहे हैं, वीडियो बना के डाल रहे हैं, ये जायज है क्या? जिस तरीके से तौकीर रजा ने जो बयान दिया था उसके तौर पर उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। मैं कब कह रहा हूँ उस पर कार्रवाई ना हो? मैं तो खुद कह रहा हूँ अगर हम गलत करें तो हमारे ऊपर तो कार्रवाई होगी।
जी हमारे पूरे समाज पे कार्रवाई होगी, ये भी तो गलत है। बिल्कुल भाई अगर हम यादव समाज से आते हैं, हमने कोई गलती की तो हमारे ऊपर कार्रवाई करेंगे ना, पूरे यादव समाज पर कार्रवाई करेंगे। ये गलत नहीं हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, ये चीजें बहुत गलत हो रही। किसी विशेष समुदाय को प्रताड़ित करना। जलालाबाद विधानसभा में कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहिए, कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है? जलालाबाद में कानून व्यवस्था बहुत ही बदतर है, सबको पता है, क्योंकि भ्रष्टाचार पूरे चरम सीमा पर है। आप ये समझ लीजिए, आज ही हम देख रहे हैं कि थानों का रेट बढ़ गया, कैसे बिकते हैं पूरे प्रदेश में। कोई भी फैसला 5,000 से नीचे नहीं होता है। बता तो रहे हैं, आप सब देख रहे हैं, खुद देख रहे हैं कैसे बिकते हैं प्रदेश में थाने। अब बताइए, किसान आदमी का धान तैयार हो गया, धान की रेट देखिए आप, उस पर नहीं बोल रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात कर रहे थे, कहां लगे? अब तक क्रैकें नहीं खोल पाए, सीसीटीवी कैमरे क्या लगाएंगे? किसान आदमी को डीएपी नहीं मिली, कितना परेशान रहा। पूरी तरीके से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, गुंडे चरम सीमा पर है, और एक जात विशेष के लोग सिर्फ गुंडे कर रहे हैं, मैं खुल के कह रहा हूं। तरीके से आपने देखा हमारे साथ कमलेश यादव जी मौजूद थे और उन्होंने अपनी बात रखी 2027 के चुनाव को लेकर। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और हमें देखते रहिए द टसन टॉप। मैं आपके साथ आपका अपना विक्रम सिंह।